नमस्ते स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग जो लोग इसको सुन रहे हैं इस लेसन को, आशा आप लोग सही से होंगे, सलामत रहे होंगे। तो देखिए, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेसन यानी कि अध्याय 6 पर। और इसके अंदर हम खास तौर पर बात करने वाले हैं अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के ऊपर। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, किस तरह के होते हैं क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसीजर हमारा, और उसमें कैसे उससे जुड़े हुए जो शख्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनका क्या रूल होता है, किस तरह से इम्पार्शियली वो लोग काम करते हैं, प्रोसेस चलता है, आप सब लोग यहाँ जानेंगे। और चित्रकथा जो हमने बात की स्टोरी बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है, तो आप उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो धैर्य बनाए रखिए उसके साथ, पेशेंस के साथ, और चलते हैं हम फिर एक और जर्नी के ऊपर हम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम जो अपने अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली यानी अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चलिए पढ़ते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। ये अक्सर फिल्मों में भी, अब आसपास भी बहुत कम देखा हुआ हो सकता है, लेकिन फिल्मों में तो अक्सर मिलता है आपको, और देख लेते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आरोपी आया है शब्द, उसका मतलब जानते हैं आरोपी किसे कहेंगे हम? एक्यूज्ड, इसके लिए इंग्लिश शब्द प्रयोग होता है। इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। जिस पे मुकदमा चल रहा है वो आरोपी है, अदालत में, कोर्ट में। वो ये आप ध्यान रखें, हर कोई नहीं, जिस पे मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर, ये जरूरी है, वो एक्यूज्ड कहलाएंगे। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल, जो हम कहते हैं ना, कि साइड झुका ना हो, सुनवाई यानी हियरिंग का अधिकार होता है। जो कोर्ट में सुनवाई होती है ना कोर्ट की, उसके लिए वर्ड होता है, सबको राइट है। तो देखिए, बिल्कुल जो हमारा देश है डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके अंदर बिल्कुल ही आज़ादी दी गई है और अधिकार है ये सबको, और कोर्ट से है ना कि जो लोग हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। चलिए आगे। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम कह सकते हैं, प्राथमिकी भी हिंदी में बोलेंगे इसे, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी एक तरह से आपने सुना ही होगा। या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? देखिए, सरकारी वकील के लिए इंग्लिश शब्द आपने सुन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं होता है। आगे बढ़ें। इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। तो इसी तरह से मामला चलता है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है, बस ये ध्यान रखें। और जैसा कि मैं हमेशा बताया हूँ कि चीज़ें जो होंगी आपके आसपास फिल्मों में भी, उस तरह से आप एसोसिएट करें, उसको लिंक करें जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उदाहरण से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो आप बिल्कुल थियोरेटिकल चीज़ें लिखिए, उसी को हूबहू रट ना लें। मैं बार बार आपको हिदायत एक तरह की दे रहा हूँ। चलिए आगे। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, समय के अनुसार कोई नहीं जानता कब आपका समय आ जाए, आप बड़े हों, और कभी ऐसा प्रोसेस आ जाए आज का जो सीखा हुआ आपका कभी काम आ जाए, क्यों नहीं। नॉलेज कभी बेकार नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो ये आप हो सकता है आप में से अभी हो और उसका भी इस्तेमाल अच्छा कर पाए, जो लोग बड़े इसमें सुन रहे हो, क्योंकि कोई भी इसको सुन सकता है रिकॉर्डिंग को, जो ये वीडियो है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं इसका मकसद सिर्फ एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका उपयोग है। बिल्कुल, तभी तो आप साक्षर होंगे, शिक्षित बनेंगे। यही तो तरीका है, बहुत तरीके उनमें से एक ही तरीका है।
और ये कहा जाए मेन तरीका, आप जब पढ़ेंगे नहीं और क्लास में इस तरह से तो कैसे बनेंगे बताइए। एक अच्छा सोर्स है ना ये। देखिए नीचे उदाहरण से स्टार्ट होता है, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। नीचे एक बात कह रही है, नीचे आपको दिख भी आ रहा है, वकील के साइड में पीछे देखेंगे 2 लोग हैं, बताया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 67 पर 67। मुंबई के देखिए मामला क्या है, 18/7/2006 का देखिए, है ना, ये भी साथ साथ दिखते हैं, कुछ ही छूटे ना। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है कि यही रखा था, कहाँ गया? वैसा बोल रही हैं। जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के लिए, समारोह में जाने के लिए। जी देखें, मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। तो देखिए यानी कि कहीं की सफाई करने वाली कोई औरत आती है इनके यहाँ शांति नाम की, और इनके यहाँ कोई हार चोरी हो गया, उनको हम देख रहे हैं। देखिए आगे, शांति हेमब्रम, पिछले, उनका नाम देखिए शांति हेमब्रम, पिछले 3 साल से इस मकान में रह रही हैं। तो माफ़ कीजिए, वो इसी मकान में वो रह रही हैं, है ना। शांति, क्या आप तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। देखिए ये बात कह रही है, नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की। यही रहती है, इस तरह की है, होता है कि जगह पर जो काम करने वाले हैं वो भी रहते हैं वहाँ पे, तो वो मना करिए इस बात से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और वह उसी का पैसा है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूँ। ये वो बात वो कह रही है शांति। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर शिंदे थाने में पहुँच जाते हैं। जी कहिए। मैं FIR लिखने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। देखिए वो ये बात कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR जो है ऐसा ही है, वो FIR दर्ज कर लेते हैं। देखिए दिखाया गया है पिक्चर के ज़रिए। पेज नंबर 68 पे देखते हैं हम आगे क्या है। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। देखिए घर पे अब आ गए। अब मैं इस चोरी के बारे में भी शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर आपके साथ ले जा रहा हूं, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। देखिए उस पर आरोप लगे हैं तो उनसे पूछताछ तो होगी भाई, तो उसके लिए वो ले जा रहे हैं। तो देखिए वो 18/7 का था, आपको पता है तारीख ऊपर। यहाँ पे अब अगला 19/7 है ना, 19 जुलाई 2006 की। अब देखिए शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। अच्छा चलिए, उससे पहले एक नीचे का रह गया, वो हिस्सा भी देख लेते हैं हम इसी साइड में। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। देखिए वो कह रही है, अब पुलिस ने तो आपको बताया कि ऐसा ही राव ने कहा है कि अब तो लेके जाएंगे ही। वो रिक्वेस्ट कर रही है शांति। चलिए अगले वाले हिस्से अब देखते हैं। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। ये पुलिस SI जो है वो कह रहे हैं उनको। लेकिन मैं वकील को फीस कहाँ से लाऊंगा? वकील की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा? वो कह रहा है भाई गरीब घर से हैं, आपको पता है, क्या काम करते हो, रुपया कहाँ से लाएंगे? और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? तो जमानती है जो श्योरिटी के लिए कौन आएगा बताइए? यही एक बात थी। आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। देखिए मुसीबत आ गई उनके पास। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। सुशील को भी वो रखते हैं, उसका भाई को भी। उससे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियाँ देते हैं। अक्सर होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, काफ़ी मारा पीटी होती है लोगों के साथ।
किसी जुर्म के चक्कर में पकड़े जाते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले, कि वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई किया है इल्ज़ाम। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। अब ये उस पर अब ये कहने के लिए क्या वो डालते हैं कि एक तरह से कि आप स्वीकार कर लो, ऐसा चीज़ है, एक्सेप्ट कर लो भाई। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है, उसने नहीं किया है कोई जुर्म, और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन तक पुलिस उसे छोड़ देती है। तो ये भी है, 2 दिन के बाद पुलिस छोड़ देती है, क्यों एंड टाइम तक नहीं मानता, शायद उसने किया भी नहीं हो, ये भी हो सकता है ना। देखिए अब तारीख आ जाती है 23 अगस्त। देखिए मामला कब से स्टार्ट हुआ था आपको याद हो, 18 जुलाई से, है ना, तब 23 अगस्त आ गया। ये तारीखों का भी ध्यान है कि 2006। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। देखिए पिक्चर के माध्यम से बताया भी गया है, वो दिख रही है आपको शांति वहाँ पर। मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह कभी हमें वापस मिल पाएगा वो भी श्योरिटी अब नहीं है उसको, क्योंकि पता है कि ले लिए पैसे, उस पर चोरी के आरोप लगे हैं। देखिए अब 14 सितंबर की बात है, ये 2006 अब आ गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। देखिए आरोप पत्र वही चार्जशीट आपने सुना हुआ से बोलते हैं, हाँ, जिन्हें हम चार्जशीट फाइल करना भी कहते हैं। तो आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। तो बयानों को देखिए बोलते हैं स्टेटमेंट्स, है ना, और जो गवाह है उनको विटनेसेस, है ना, विटनेसेस बहुत सारे हैं, तो विटनेसेस कहते हैं। तो शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। ये उन्हें डिफेंस लॉयर भी कहते हैं ना, जो जिसकी ओर से अब सरकारी वकील ये बनी है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो डिफेंस लॉयर अब वो बन के कमला रॉय को इनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि पैसा नहीं उनके पास, दिक्कत हो तो ऐसी व्यवस्था भी की जाती है। देखिए एक एक करके आप सबका रोल देखेंगे ना इस एग्जाम्पल में, तो आप कहीं भी देखेंगे उसका जोड़ पाएंगे, ये मकसद भी है समझाने का। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार आर्टिकल 22, प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। देखिए दोनों आर्टिकल का कितना इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इस तरह की व्यवस्था की भी जाती है। कल्याण की जब पता है DPSP जो हमने कहा था, शायद आपने पढ़ा, तो उसमें आता है 39A और 22 हमारा मौलिक अधिकार है, पता है आपको। 68 है, अब पेज नंबर 69 पर आते हैं, 69 पर देखते हैं। अधिवक्ता कमला रॉय शांति के से अदालत में मिलती है। देखिए तो आपने एडवोकेट वर्ड सुना होगा, है ना, ये वर्ड इसी के लिए इस्तेमाल होता है, अधिवक्ता के लिए एडवोकेट। तो वो शांति से मिलती हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है, वो ऐसा बोलती हैं। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा। देखिए वो अपनी बात कहते हैं, जो उनके वकील है सरकारी, उनको आगे देखते। देखिए अभी 11 तारीख, अब 12वां महीना आ गया। देखिए मामला आपको पता ना कब का स्टार्ट हुआ था, जुलाई करीब, अब दिसंबर भी आ गया। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले थे उसके वापस उसके पास पाए गए, यानी जो हैं वो उसी के थे, उसका कहना था। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो।
हाँ वो कह रही है इस बात को। चलिए देखिए, अब अगला साल आ गया, देखिए यानी कि 2007, अब 8 तारीख, तीसरा महीना। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। देखिए भैया मामला कैसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ देखिए, अभी सरकारी वकील का भी मामला आने वाला है, कैसे सरकार के वकील होते हैं। देखिए अभी आपने देखा, शांति की ओर से अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर वकील बनाया गया है। ये व्यवस्था की गई कोर्ट के अंदर। देखिए सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। तो देखिए क्या बोलती हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। देखिए अब अगले हिस्से में, इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं। यानी कि हमने बताया ना आपको, जिरह के लिए जो शब्द है वो क्रॉस एग्जामिन है, बोलते हैं, वो करते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी दे रही हैं। देखिए वो कैसे बातों को रखते हैं वकील, आप वो भी देखें। 24 अप्रैल 2007 की बात है। अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय यह साबित कर देती हैं कि शांति ने संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं 70 पर, कि वो साबित तो इतनी बात तो हो जा रही, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी थी, वो पैसे हो भी सकते थे उनके। अब 14 मई 2007 के देखते हैं। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तो अभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं, जिसके बारे में मालूम चला था इंस्पेक्टर को। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। देखिए वहाँ मिल जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है। जब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है, तो इस तरह से अब अधिवक्ता करती है रॉय बचाव पक्ष के तौर पर, इसको पेश करती है शर्मा जो इंस्पेक्टर उनको। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है। जी हाँ श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। देखिए मामला है, मालूम चल गया हमको। अब मामला पहुंच गया 15 जुलाई 2007 में, पूरे ऑलमोस्ट साल भर हो गए हैं। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने, जज के सामने यह दलील देते हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो देखिए इस तरह से पूरा मामला हुआ। आपने देखा कितनी बड़ी भूमिका थी, एंड में जाके शांति किस तरह बच जाती है। दूसरी कोई और निकलता है और इसकी भी ऑलमोस्ट साल भर के बाद ही आता है। 18 जुलाई को 2006 को स्टार्ट हुआ था और 15 जुलाई 2007 को ख़त्म होता है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। तो हमने यहाँ देखा बिल्कुल इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब उनकी भूमिकाओं और व्यापक स्तर पर देखें। तो चलिए अब अगले जो पॉइंट्स पर उस पर देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। आइए सब समझते हैं, पढ़ते हैं एक साथ। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। देखिए जो गवाह हैं, ये गवाह के लिए विटनेस शब्द होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो विटनेसेस हम ये बोलेंगे। देखिए इसका मतलब देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना है, तो उसे गवाह कहा जाता है। तो देखिए हमने इस एग्जाम्पल में देखा जिससे जुड़े जो मामले थे, जो हमने देखा चोरी का शांति के मामले में, जिन दो लोगों को बुलाया, जो मकान के जो मालिक थे, उनकी जो वाइफ थी जिनका चोरी हुआ था, गवाह के तौर पर उनसे हुआ। विटनेसेस उन्हें हम कहेंगे, फिल्मों में यूज़ होता है कई बार, अभी ये इसको ध्यान रखें। तो देखिए ऐसे कई मामले होते हैं, फिर कोर्ट में भी होता है इस तरह से, जब बुलाया जाता है उनको जिरा के दौरान, तो ऐसे मामले होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। आगे देखते हैं। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है, जज को करना होता है। देखिए ना, फाइनल जो मोहर है, किसी को सज़ा मिली कि नहीं, अपराधी है या नहीं, वो जो मोहर होती है वो जज करते हैं। चलिए 71 नंबर पेज पे 71 पे देखते हैं अब हम। हाँ, ऊपर के सारे चीज़ हमने कवर कर लिया है, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था, हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में देखा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है ना, सबके रूल रेगुलेशन है, अपने कहाँ तक कोई काम कर सकते हैं, आज़ाद हैं, आपकी आज़ादी भी एक रूल के हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी की। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। देखिए ये पुलिस से जुड़े हुए सजेशन होते हैं, उनको दिया जाता है कि आप बिल्कुल मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखें और कानून के हिसाब से काम करें, हम कानून के खिलाफ ना करें। आगे देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। देखिए ये सब मामले पे, क्योंकि कई बार आपने फिल्मों के माध्यम से देखा होगा कितनी बुरी तरह से और गलत इस्तेमाल किया जाता है पावर का, नेताओं द्वारा, और कई तरीके होते हैं पावर का गलत इस्तेमाल करके उनको पीटा जाता है ना। उसके अंदर देखिए यहाँ पे हिरासत शब्द है, जो हिरासत का मतलब हम देख लेते हैं। डिटेंशन शब्द इंग्लिश के लिए प्रयोग होता है। मतलब देखते हैं इसका, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना, ये हिरासत बोलते हैं, डिटेंशन, गैर कानूनी तरीके से, ये ध्यान रखें। उनके लिए गाइडलाइंस है, जिसे हम कहेंगे, कई गाइडलाइंस है। आगे देखें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। देखिए नियम बने हुए, आप सता नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, गोली नहीं मार सकते हैं। हाँ, जो इंटरोगेशन करते हैं, जो पूछताछ, जिन्हें वो इंटरोगेशन ही बोलते हैं ना, उसमें आपने वो इंग्लिश में बोलेंगे टॉर्चर नहीं कर सकते आप, बीट नहीं कर सकते, बीट करना, किसी को मारना, शूट करना, गोली मारना, जिन्हें ये नहीं कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, मतलब रखा जाना चाहिए, माफ़ कीजिए, लेकिन ऐसा होता क्या आप सच जानते हैं बिल्कुल ज़्यादातर। हाँ, सुनने को जो मिलता है न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा, कई फिल्मों में भी आप उसकी कितना गलत इस्तेमाल किया जाता है उसके द्वारा भी। चलिए आगे। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस से किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती। सज़ा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को, ये आप ध्यान रखें बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में, जो क्रिमिनल लॉ हमने कहा है, वो में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए प्रश्न भी इस तरह से बन सकता है कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 में किस तरह के प्रावधान है, ये बताइए। और किसी तरह से प्रश्न बन सकता है, उससे जुड़े हुए हैं जो हैं वो आप देखें। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, यानी कारण बताइए, आप बताना होता है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, यही बताना होता है बिल्कुल। और यानी कि ये रूल है, देखिए उसी हिसाब से मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है, करना होता है उन्हें, ये अधिकार होते हैं बिल्कुल हर व्यक्ति के। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, किसी भी तरह की पिटाई है ना, गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं,
आगे देखें, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी देखिए ये भी है ना, मात्र आरोपी के खिलाफ जो सबूत है और उसको नहीं किया, जिन्हें हम कन्फेशन कह सकते हैं ना, कन्फेशंस जो होते हैं उसको हम वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखें। ये सबूत नहीं अपने आप में कन्फेशंस। आगे देखते हैं, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। देखिए ये भी नियम है, 15 साल से कम को कोई बालक है और किसी भी महिला को थाने में नहीं बुलाया सकता। देखिए इन बातों का आप ध्यान रखें, मुख्य बिंदु इससे जुड़े हुए हैं अपने आसपास, और उसको बिल्कुल अभी देखें इस तरह का कोई सीन कोई फिल्म में तो आप उसको जोड़े, इस तरह से आपका पॉइंट्स भी क्लियर होंगे, आपको समझ में आता रहेगा। मैंने बार बार कहा जोड़ते रहिएगा। आगे देखते हैं, चलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। देखिए ये निर्देशों को भी किसी नाम से खास बोलते हैं, DK बसु दिशा निर्देश, जिन्हें हम इंग्लिश में कह देंगे DK गाइडलाइंस। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार, यहाँ पे कुछ की बात की जा रही है, बस देखें बिंदु बार बिंदु, 4 बिंदु हैं यहाँ पर। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। देखिए जो अपने आप में दिखने की जो उनकी पहचान मालूम चले कौन है, बिल्कुल मालूम चले क्लियर, और उनके जो नेम टैग होते हैं उसको डेजिग्नेशंस जिन्हें कहते हैं, सब बिल्कुल क्लियर दिखे अपने आप में। आगे देखें, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। ये भी है, वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। देखिए अरेस्ट मेमो से एक पॉइंट से आप जुड़ लेंगे तो भी आपको ठीक रहेगा। कुछ टर्म से आपको मुश्किल हो रही है टेक्निकली तो, लेकिन आप एक वर्ड से पूरे सेंटेंस को जोड़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो या अरेस्ट मेमो भी याद रखेंगे तो भी आपको पहचान रहेगा। चलिए आगे, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। देखिए राइट है बिल्कुल, कि अपना कोई दोस्त हो, किसी को संबंधी को जानकारी दे सकते कि गिरफ्तारी हो रही है। आगे देखते हैं, जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। देखिए भी होता है, जो उसका कोई करीबी है जो भी है, और अगर वो ज़िले से बाहर है, जिस ज़िले में ये गिरफ्तारी हो रही है, तो 8 से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह की जानकारी भेजनी होती है। चलिए अब 72 पेज नंबर पे हम आते हैं। देखिए उसकी सब बातों को जोड़ेंगे, जो गाइडलाइंस है DK बसु की, उस गाइडलाइंस में आपका जोड़ के देखिए आसपास कितना ज़रूरी भी है। इसके अंदर एक लॉजिक भी तो अपने आप में क्यों ज़रूरी है, आपको रटने से सिवाय आप इसको ये जोड़ें कि ऐसा ही क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल किसी व्यक्ति को ये राइट भी होना चाहिए। पता है एक मुश्किल का, मुसीबत का समय हो, मान लो कोई गलत तरीके से उसको ये पुलिस के गिरफ्तार करे, ऐसा भी होता है, तो कम से कम उसका जो संबंधी होगा जानकारी पूरी जुटाएगा ना, और भी उसके लिए कुछ करेगा, तो उसके लिए लॉजिक भी होता है। ये ध्यान रखिए, आप अपनी ओर से सोचे चलें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों दिए गए गाइडलाइंस में, कुछ सोच के रखा है ना सारे, तो उसके पक्ष में ना, इसके फेवर में जो पॉइंट्स हो सकते हैं क्यों रखे जा रहे हैं, इस पर भी आप थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, इसके पीछे भी एक तो अपने आप में रीज़न होते हैं। चलिए 72 पेज नंबर पे हम पढ़ते हैं। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे DK बसु दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है? माफ़ कीजिए, इससे पहले वाला एक प्रश्न ऊपर वाला देख लेते हैं, वो भी छूट गया, उसके बाद हम इस पर आ जाते हैं। बिल्कुल एक ही ऊपर प्रश्न दाएं हाथ पे आप देखेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो देखिए सीधी सी बात है, हो सकता है कि जिसको पकड़ा गया है वो अपने आप में जो कन्फेशन कर रहा है वो किसी दबाव में कर रहा हो, प्रेशर हो सकता है किसी तरह का, या पिटने के डर से ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मार पीटेगी तो कुछ भी वो झूठ बोल दे इस तरह से, तो इसको हम मान नहीं सकते। इंटरोगेशन के दौरान किस तरह से डराया धमका जाता है और कुछ भी बात नहीं, ऐसा होता भी है हकीकत में भी, तो इसलिए एविडेंस के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसका हम अपने आप में लॉजिक जानते हैं।
तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, जो नेक्स्ट पेज पर था शांति वाला। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो अगर हम जो बसु गाइडलाइंस है उसके हिसाब से देखें डीके बसु की, तो ये अपने आप में कानूनी रूप से ठीक नहीं है, गैर कानूनी है हम कह सकते हैं। तो ये अपने आप में गाइडेंस जो है उनका उल्लंघन करता है। देखिए बिल्कुल गैर कानूनन था। चलिए अब खा पे देख लेते हैं प्रश्न। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो देखिए पुलिस के हिसाब से भी हम सोचे कि पुलिस को क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप पर्याप्त नहीं था, है ना, नॉट इनफ हम इसे कह सकते हैं अपने आप में। क्योंकि गिरफ्तारी से पहले जो जो उसे करना था पुलिस जो राव को, वो उसने नहीं किया, नहीं उसको मालूम करना था ना, और भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। उसने तो बस उसकी सुन ली, क्या बोलते हैं, उनके मकान जो मालिक थे जिन्हें यहाँ रह रही थी शांति, उसकी सुन के बस वो इसके हिसाब से वो डिसीजन ले रहे थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, उससे पहले से कुछ जांच करनी चाहिए थी और खुद ही जो क्या बोलते हैं सबूत भी इकट्ठा करने चाहिए थे, तब तो वो इसको इकट्ठा क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट में FIR दर्ज करते, है। तो देखिए जो क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम हमने देखा जो डीके जो बसु का दिशा निर्देश थे उसके अंदर हमने अरेस्ट मेमो के बारे में पढ़ा। तो वो अरेस्ट मेमो जारी कर सकते थे, जो स्थान होता है, टाइम होता है, वो भी जारी करके ऐसा वो कर सकते थे। और आपको पता है उसके ऊपर टाइम भी लिखना होता है, वो तारीख भी लिखनी होती है जो अरेस्ट का है। और देखिए साथ में आपको ये पता है कि एक जो विटनेस होता है किसी को भी जब गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो एक के साइन भी ज़रूरत होता है जो फैमिली मेम्बर के होते हैं, यानी शांति के किसी भी एक फैमिली मेम्बर का साइन भी होना चाहिए था वहाँ पर, मतलब पुलिस जो राह उनको लेना चाहिए था। और इसी तरह से बसु के ही जो दिशा निर्देश है उन्हीं के हिसाब से हम देखें तो आपको पता है कि उनके किसी संबंधी को जो उनके पास हो, उनके जानकार हो, उनको ये देना था इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, उनकी जो हिरासत की थी, जो अरेस्ट की सूचना थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा हो सकता था एक्चुअली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इस पर सोचा जा सकता है। तो आपको पता है कि ऐसा होता नहीं, जनरली हम देखते भी हैं, आपने फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा कि अक्सर जो निम्न तबके से बिलोंग करते हैं, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड होते हैं एक तरह से, आपको पता है यहाँ पे शांति है वो मेड सर्वेंट है एक, है ना, वहाँ पे वो काम करती है उनके घर में। तो देखिए इस बात की पॉसिबिलिटी भी हमें अक्सर होता भी यही है कि जो लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पैसे से कमज़ोर होते हैं फाइनेंशियली, या ओहदा भी होता है कई बार, है ना, पोस्ट उनकी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो देखिए दोनों शांति और वो सुशील वही फैक्ट्री वर्कर है, और जहाँ सुनिए देखो कितने रसूख वाले हैं, आपको पता है इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर। तो ऐसा होता भी नहीं है जनरली, और बिल्कुल जल्दी पुलिस भी FIR दर्ज नहीं करती है, भी आपको पता है, क्योंकि बस प्रेशर रहता है। और सच पता है हमको कि जिसके पास रहता है पुलिस पे किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो डिसीजन भी ऐसे ही होते हैं। उल्टा आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो सीधा जिरा करते शांति और सुशील से ही, जो क्रश क्वेश्चन हम कहते हैं। तो ऐसा होता भी है और कहीं जनरली देखने को मिलता भी है। सोचने वाली बात भी है कि किस तरह की व्यवस्था है, ये ज़रूर हम सोच सकते हैं, लेकिन सच तो ये कि यही होता है ना उसके साथ। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR जिन्हें हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बारे में देखते हैं। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभावी अधिकारी को फ़ौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। देखिए नियम के हिसाब से है ये। तो देखिए जो संज्ञेय वर्ड है इसके लिए इंग्लिश में होता है कॉग्निजेबल वर्ड है। तो इस अध्याय में इन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके, उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इस तरह की बात है, इसमें शामिल करते हैं हम। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित, यानी कि वर्बल या रिटन, किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है।
अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों को भी का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का भी कानूनी अधिकार होता है। तो ये बातें उससे जुड़ी हैं, काफ़ी काम आएगी आपके भी, ढंग से इसको देखें। देखिए यहाँ कुछ तस्वीर भी दिखी हुई है आपको, फॉर्म की फ़ोटो इसकी कॉपी है। चलिए अब 73 पेज पे है, स्टार्ट करते हैं हम उसको पढ़ना। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। कोई भी किसी भी तरह का क्राइम है अपने आप में है, व्यक्ति के खिलाफ भी हो रहा है तो देखिए पॉसिबिलिटी है उससे समाज को भी पूरी नुकसान होने की। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है, देखा भी था, दिल्ली वाली वो घटना थी जो आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। तो यही नाम होता है ऐसे। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जा सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। देखिए उसके बाद ये रोल होता है इनका। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। ये अभियोजन यानी कि एक तरह का प्रोसिक्यूशन है ना, उसे राज्य की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ये जो करना होता है उसे। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। तो देखिए इससे उम्मीद की जाती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, तो रोल ऑफ जो जजेस उनका देखते हैं। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है और डिफेंस दोनों हैं, उनकी ओर से जो सबूत पेश किए जाते हैं उन सबको सुनते हैं और बाकी जो विटनेसेस होते हैं सबको देखते हैं जज। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। तो सब चीज़ों को देखते हैं, बयान जो है और जो लोग विटनेस है, जो एविडेंस है, सबको देखकर ये जज फिर आखिरी में फैसला करते हैं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा दे सकते हैं। देखिए सारी तरह की बात होती है, जुर्माना भी है, सज़ा भी है, जेल भी भेज सकते हैं, बहुत तरह की बातें हैं इसमें। और सज़ा का प्रावधान है आपको, अलग अलग सज़ाओं के लिए अलग अलग, जुर्म के लिए अलग अलग सज़ाएँ होती है, 7 साल 10 साल उम्र कैद भी होती है, फांसी की सज़ा भी है। देखिए बहुत तरह के फैसले आपको बताएं। चलिए आगे जाने से पहले चलिए देखिए ऊपर का देख लेते हैं क्या कुछ प्रश्न है। तो ऊपर कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। देखिए नीचे वो बोल रही हैं, मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। वो अपनी बात इस तरह से कह रही हैं। नीचे देखिए, सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। देखिए सबके बाद जो फैसला उन्होंने लिया था, मालूम कि ये अपने आप में निर्दोष सी शांति, आखिरी में फैसला उन्होंने यही लिया और इस तरह से जो उनके ऊपर चार्ज लगा था चोरी का, उससे वो आज़ाद हो गई और उनके जो पैसे थे उनको दे दिए गए, जैसा आपको पता है, जो 10,000 थे जिसे पुलिस ने रख लिए थे उसको देना पड़ा फिर वापस शांति को। चलिए अगले
टाइटल भी उसको देखते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होती है ना। आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां, चलिए पेज नंबर 74 पर देखते हैं, शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले से ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं होते पूरे तो हम निष्पक्ष नहीं कह सकते थे, इम्पार्शियल हियरिंग नहीं कह सकते थे अपने आप में, है ना। पक्षपात हो जाता है, एक साइड झुके हुए यानी कि होते। कई बार ये भी सुना होता है जग बिक गए हैं, कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं, क्यों नहीं इस तरह का भी होता है कई बार। चलिए आगे। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। ये सब कुछ जीवन का अधिकार है और बिल्कुल तरीके से, कानूनी तरीके से ये किया जा सकता है। चलिए आगे। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट्ट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटने और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। तो देखिए ऊपर पहले हम एक बार और देख लेते हैं जो चित्रकथा जो पट्ट में है, उसके बाद फिर हम नीचे की ओर जाएंगे। इस तरह से करीब हम एंड की ओर ही हैं अभी। ये मेरे मुकदमे के देखते हैं ऊपर, है ना, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में ऊपर। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। देखिए इसके नीचे देखें तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। तो देखिए अपने लॉजिक दे रही हैं, आर्गूमेंट जो वकील हैं, कि आप 3 साल से और कोई चीज़ चोरी इनके यहाँ नहीं हुई और आप हर महीने देती भी थी पैसा। ये भी एक लॉजिक है और आप सीधा चोरी का नाम लगा रही हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं जो रुका हुआ था वहाँ से। देखिए अब जो इस चित्रकथा पट से मूलभूत तत्व निकले उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहली बात, शांति का आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानूनिक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया, जिसे हम ओपन कोर्ट कहते हैं। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। तो देखिए जो जरूरी बात है आप समझते जाएं। एक तो जो ब्लैक पता है, डार्क ब्लैक में इसको बताया गया जी, यानी कि मेजर पॉइंट्स इन्हीं की बात हमें की जाएंगे। तो मैंने इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ ताकि वो पॉइंट्स आपको याद आ रहे, एग्जाम के पर्पज से भी, वैसे भी आपके लिए आसान हो। खुली अदालत यानी कि ओपन कोर्ट। उसके बाद मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में, ये पॉइंट है ना, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उपस्थिति में चलाया गया, आरोपी की उपस्थिति में। शांति का एक वकील ने बचाव किया। देखिए तो एक वकील ने बचाव, तो उसको हम बोल सकते हैं डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रोसेस का पूरा, है कि एक वकील द्वारा डिफेंड किया जाता होगा ना, तो डिफेंडेड बाय अ लॉयर। चलिए आगे देखते हैं। शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से, देखिए एक मेजर बिंदु है, अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से, जो जिरा है इसके बाद इसको हम शामिल कर लेते हैं। जिरा यानी कि अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, है ना, जो कोई सारे विटनेसेस हैं उनको ध्यान में रखकर उससे भी क्रॉस एग्जामिन होना, ये मौका मिलता है वकील को वहाँ पे। तो पता है जिरा करने का मौका दिया गया, ये हो गया। आगे अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। तो यानी कि एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी
टू प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिज डिफेंस। तो देखिए मेजर जो बिंदु है पॉइंट से आते जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल डायरेक्ट में आपको बता भी दिया गया है। तो यही मार्क है, एक तरह का मार्किंग हुई आपके लिए किताब में भी। चलिए आगे। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। तो देखिए उसे निर्दोष मानते हुए, यानी कि एज्यूम्ड हर टू बी एन इनोसेंट। जब तक देखिए साबित ना हो जाए तब तक उन्हें निर्दोष माना जाता है। देखिए कोर्ट में एक नियम होता है, ये भी आप ध्यान रखें ना, जब तक आपको पता है कि अपराध साबित नहीं हुआ है तब तक तो निर्दोष मानेंगे। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था, देखिए निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। तो निर्णायक रूप से इसको देखते हैं, यानी कि टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि उसके बाद अब मामला बिल्कुल अब आर पार का एक तरह से है। वहाँ से अब आपको इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सबसे अंतिम का एक तरह से है मामला, अब फैसला जो हो। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया, देखिए है ना, साबित करना था और आखिरी में तो वो ऐसा नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। हाँ? तो जो साक्ष्यों के आधार पर है उसको बोल सकते हैं हम बेसिस ऑफ द एविडेंस, सबूतों के आधार पर ही होता है मामला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। बैकग्राउंड माना कि कमजोर है उस तरह से तो मान ही लिया जब तक प्रूफ नहीं हो गया। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, इम्पार्शियल रहा, और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। ठीक है, बाद में हो गया था साबित। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था, यानी कि फेयर ट्रायल हुआ उनके साथ और बिल्कुल इम्पार्शली ये हुआ सब, टोटल मिला के आपको पता है फिर उनके साथ ये हो सका। न्यायपूर्ण जिन्हें बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। चलिए पेज नंबर 75 का देखते हैं। अब इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म या और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए सबको बराबर हक है, सबको मिलना चाहिए ये हक भी, और इसी को यहाँ बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठ 74 पर, पेज 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएँ लिखी गई हैं वे सभी प्रक्रियाएँ सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी है ना, सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी है, निष्पक्ष सुनवाई के लिए। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। खुली अदालत, सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहों से ज़िरा, ये दिया हुआ है। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन ना किया जाता तो क्या हो सकता था। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता, पहला। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो बताइए, है ना, मान लीजिए पहले ही अगर उसे दोषी मान के चलते, उसके साथ प्रिजुडिस होता एक तरह का, तो बताइए कैसा होता। मान लेते कि अब चोर है, उसका निम्न बैकग्राउंड है, ऐसा मान लेते जज भी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ गलत एंड में हो जाता व्यवहार, उसके साथ उसको सजा दी जाती है ना, जो उसने गेन था जुर्म उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हम शांति वाले जो है मामले के हिसाब से देखते हैं तीनों बिंदुओं को। जो खुली अदालत है, आपको पता है ओपन कोर्ट इसका इंग्लिश में है, आपको पता है कि बिल्कुल शांति केस में ऐसा हुआ भी, ध्यान में रखे, पब्लिकली सुनवाई हुई उसकी, और शांति भी वहाँ पे प्रेजेंट में थी, आपको पता है, और उसके भाई भी थे, और जो शिंदे थी, जो श्रीमती शिंदे थी, श्रीमान शिंदे थे, वो भी थे ऐसे पूरी कार्रवाई के दौरान जो हुआ था। हाँ, तो ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी गई। चलिए अब इसके बाद हम देखें अगर सबूतों के आधार पर, ओपन कोर्ट के बाद यानी बेसिस ऑफ एविडेंसेस में, तो आपको पता है कि शांति की ओर से जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने बिल्कुल सब इकट्ठा किया, जो शायद वो थी रॉय थी, तो उन्होंने इकट्ठा किया और उनको निर्दोष साबित करने के लिए, और पूरी तरह से किया, एंड पता साबित भी हो गया। और ये पूरा अधिवक्ता रॉय को ये मिला मौका, और ये पूरा अवसर भी मिला गया। इनको पूरा अवसर भी तो मिलना ज़रूरी है कि उनकी रक्षा कर सके, उनके लिए सबूत जुटा सके। तो आज़ादी नहीं मिलती तो भी गलत था।
चलिए देखिए अब अगला देख लेते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह से दे रहे हैं, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। इसमें आप देखेंगे तो जो शांति के वकील हैं उन्होंने जो क्या नाम है अब का अधिवक्ता रॉय जो थी, उनको ये पूरा मौका दिया गया था कि जो अभियोजन पक्ष के लोग हैं जो गवाह हैं उनके साथ भी ज़िरा हो सकें, जो हमने कहा क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला। तो आपको यही पता है कि अगर ऐसा ना होता, पूरा उनको पूरी प्रक्रिया मुकदमे में, शांति के मुकदमे में नहीं चलती, तो पता है क्या होता। जो पहला है कि अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील ना मिलता, सीधे सी बात है कि हमने कहा ना कि उसको दोषारोपण कर देते, उसको सज़ा मिल जाती, जो कि उसने जुर्म नहीं किया उसके लिए भी हो जाती, तो ये हो जाता। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता, तो देखिए फिर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाती फिर, है ना, वो सीधी सी बात पता है। और होता क्या कि जो न्यायालय है, कोर्ट है, सीधा को जो शांति को है वो जेल भेज दिया होता, क्योंकि अगर इस तरह का जो प्रिजुडिस रहता, अगर पूर्वाग्रह बोलते हैं तो बिल्कुल यही होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखा गया। और इस तरह से इस कहानी के माध्यम से जो आपकी जो ये मुकदमे की तरह जो बताया गया, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे चलती है प्रक्रिया कोर्ट में। चलिए फाइनली ये अध्याय तो हमने खत्म किया, लेकिन अब अभ्यास वाले प्रश्नों पर भी आते हैं, देखते हैं। पीसलैंड नामक, यानी कि पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीम के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। पहला पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, चौथा न्यायाधीश। नीचे दी गई तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की इस हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में दिए जाएंगे? तो देखिए सारे काम दिए गए हैं और आपको पता है भूमिकाएं हैं, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश, ये सारे कार्य दिए गए हैं। गवाहों को सुनना, देखिए ये काम कौन करेगा? तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनके अंदर ढूंढ के। पहले भूमिका वाले हैं, इनको हम ले लेते हैं, उसके बाद नीचे के जो काम इनके कार्य उनको देख लेते हैं। चलिए जो पुलिस है वो क्या क्या करेगी, चलिए ढूंढते हैं इसमें। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है 2 नंबर पे कार्य में गवाहों के बयान दर्ज करना। देखिए ये दर्ज करने का काम पुलिस करती है। इसके अलावा आप जाएंगे तो आपको 5वें नंबर पे दिख रहा है जले हुए घरों की तस्वीरें लेना। देखिए ये भी उसमें आता है। देखिए गिरफ्तारी से संबंधित भी एक इसमें दिया है, फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना। देखिए ये भी इसमें है। देखिए इसके अलावा एक और दिया हुआ है, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना। ये भी इनके पास ही आता है पुलिस के अंडर में। तो जो भी है उनकी डॉक्टरी जांच भी कराएंगे पुलिस ही। आपने देखा भी है कई बार लड़ाई वड़ाई होती है उसके बाद लेके जाते हैं हॉस्पिटल में पुलिस, अपने आसपास भी आपने देखा होगा। तो ये इनके हो गए। चलिए अब सरकारी वकील को देखते हैं, आज जो कि पुलिस प्रोसिक्यूटर कहते हैं हम जिन्हें। तो देखिए एक काम आपको तीसरा आपको कार्य दिख रहा है, गवाहों से बहस करना, है ना, जिरा करना जो है इसमें आता है। देखिए इसके बाद आपको एक काम एक कार्य और इनका दिखता है कि पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। देखिए ये भी इसका एक काम है, कार्य है। देखिए यही मामला होता है, आपको पता है दिल्ली प्रशासन वाले मामले में देखा जाए तो रेप केस था, उससे भी आप जोड़ के देखें यही काम किया था सरकारी वकील ने। चलिए आगे अब देखते हैं बचाव पक्ष का वकील यानी डिफेंस लॉयर। देखिए इसमें एक काम आपको सबसे नीचे भी दिख रहा है, वो तो हमने देखा आरोपी व्यक्तियों से मिलना, एक ये काम करते हैं। देखिए इसमें आप एक और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा अदालत में गवाहों की जांच करना। देखिए है ना, आपको पता है क्रॉस करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद है ना फिर लॉजिकली देखते हैं वो आर्ग्यू करके इस तरह से। तो ये एक हो गया। देखिए इसके बाद है न्यायाधीश, जज जिन्हें हम कहते हैं। तो वही जो सबसे पहले हमने ऊपर का देखा, गवाहों को सुनना, है ना, ये काम करते हैं। देखिए सबूत दर्ज करना, ये भी है
हाँ, जो भी सबूत है उनको देखते हैं वो। आपको पता है फैसला लिखना इन्हीं के हाथ में होता है। हाँ, फैसला लिखना जो इनमें कौन लिखेगा फैसला, वो यही सुनाते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। देखिए इसके बाद एक और है, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे। आपको पता है ये भी काम जज करेंगे बिल्कुल। देखिए फैसला सुनाना, हाँ ये तो पता है हमको। फैसला सुनाने के पास जो एंड में जजमेंट आता है वो कौन देता है, कोर्ट में जज देता है। और अब अगर सेकंड लास्ट देखेंगे, निष्पक्ष सुनवाई करना है ना, क्या बोलते हैं उसको, फेयर ट्रायल एक्चुअली हम कहते हैं इंग्लिश में इसको, फेयर ट्रायल करना, तो ये भी इनकी होती है, हम ये जानते हैं। ये इससे जुड़ी हुई बातें नीचे लिखी हुई हैं कुछ, वो भी लिखते हैं। अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्टा क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे काम को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताइए। तो देखिए हमने ये देख लिया, पहली चीज़ तो सबके अपने अपने काम होने चाहिए, आपको पता है। देखिए अगर एक के हाथ में आएगा सब कुछ, आपको पता है कि अगर वहाँ जहाँ एक भी अगर प्रभावित हुआ, किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, उसके बाद तो गया वो, फिर मामला उसके हाथ से। मतलब जो आरोपी है, मान लो आरोप नहीं भी किया है उसने, किसी ने अपराध नहीं किया है, और एक हाथ में आ गया सारी ताकत, तो इन्फ्लुएंस हो गया, तो सारा मामला एक और झुक जाएगा। इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब है ना। कहाँ इम्पार्शियल हो पाएगा, पक्षपात हो जाएगा, है ना। इन्फ्लुएंस हो गया वो, फिर पूर्वाग्रह हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, जो प्रिजुडिस है उसकी वजह से, और मामला फिर सही ढंग से नहीं हो पाएगा, निष्पक्ष ढंग से। और एक को मतलब पावर दे देना पूरी, ये भी सही बात नहीं है। उससे फिर वो पता है बहुत ज़्यादा फिर गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं शक्ति का। इसलिए देखिए व्यवस्था की गई है, खुद जुडिशरी में भी इस तरह से व्यवस्था की गई है, या न्यायिक व्यवस्था में भी, कि जो शक्ति है उसका बिल्कुल विभाजन हो, सबके जो लोग बटे हुए हैं उनके ताकत हो, कि ताकि कोई भी ऐसी स्थिति में ना रहे कि सारी ताकत उस पर और उसका कोई इस्तेमाल गलत ऐसा ही कर पाए। सब लोग के पास ऐसे हैं कि कोई कंट्रोल कर सकता है, एक के हाथ में पूरी पावर नहीं गई है, सबके काम बटे हुए हैं इसीलिए। तो इसी तरह से अब हम पाठ के अंत की ओर जाते हैं। आप लोग अच्छे से रहें, समय का अच्छा उपयोग करें और पढ़ते रहें। और ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपने फीडबैक जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी आपको लगता है कि और सुधार की ज़रूरत है या कहीं पर और कुछ जोड़ना है आप बिल्कुल बताएं, करते हैं। ओके, धन्यवाद।